हेलो दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बताऊंगा कि राज्य व्यवस्था क्या होती है और संविधान क्या है। ये इंडियन पॉलिटी जो जीएस में हमारा एक सब्जेक्ट है, इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी में हमको क्या पढ़ना है? भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलिटिक्स होती क्या है। ठीक, तो उसको समझते हैं, उसके बाद फिर हम अपने इंडियन पॉलिटी को समझेंगे क्या है, राज्य व्यवस्था वगैरह क्या है। तो बहुत से लोगों को राज्य व्यवस्था समझ में नहीं आती क्या है, संविधान क्या है, किस तरीके से है बना हमारा, तो वो डिटेल में आपको बताएंगे हम आज। सबसे पहले आप समझिए कि राजनीति क्या होती है। ठीक है, तो राजनीति केवल मनुष्य ही करता है। इस धरती पे जो केवल मानव जाति है वही राजनीति करती है, और कोई भी जो जीवित जो चीज़ है वो कोई राजनीति नहीं करती, जैसे जानवर है या कोई वो उस तरीके से। तो कहा यह जाता है कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक एवं राजनैतिक प्राणी है। ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक एवं राजनैतिक प्राणी है। सामाजिक इसलिए क्योंकि उसका एक समाज है। ठीक है, अगर जब मनुष्य का कोई समाज ना हो तो मनुष्य क्या हो जाएगा? देवता हो जाएगा। मान लीजिए समाज की एक ये लाइन है, समाज है, तो इससे ऊपर होगा मनुष्य या इससे नीचे होगा। जो भी होगा वो इससे इस लाइन से ऊपर होगा या नीचे होगा। ये मान लीजिए सामाजिकता की एक लाइन है। ठीक है, तो इससे ऊपर जो होगा वो कहलाएगा देवता, और जो समाज से नीचे होता है वो होता है जानवर। ठीक है, तो मनुष्य क्या हो गया? एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, उससे ऊपर देवता, उससे नीचे जानवर। जितने भी हैं वो सब जानवर जो है वो सामाजिक नहीं होते, उनका कोई समाज नहीं होता। झुंड जरूर होता है जानवर का, लेकिन इनका समाज नहीं होता है। ठीक है, फिर जब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और राजनीतिक भी है, क्योंकि मनुष्य क्या होता है? राजनीति करता है। जब से मानव जाति इस धरती पे आई है तो किसी न किसी तरीके की राजनीति वो करती रही है। ठीक है, जब से मनुष्य पैदा होता है, यानी पैदा होने से लेकर के और मरने तक वो कहीं ना कहीं राजनीति करता है। मनुष्य पैदा होने से लेकर मरने तक राजनीति करता है। जब बच्चा होता है तो बच्चों में आपस में राजनीति रहती है कि ये चीज़ इसको मिल जाए, ये चीज़ इसको ना मिले, ये हमको मिल जाए। ठीक है, ये इस हमको ज़्यादा मिले, इसको कम मिले, तो इस तरीके की मन में राजनीति रहती है। ठीक है, यानी परिवार में राजनीति होती है, फिर मोहल्ले में राजनीति चलती है, फिर शहर में चलती है राजनीति, उसके बाद फिर पूरा ज़िले में चलती है, डिस्ट्रिक्ट की राजनीति होती है। यानी राजनीति का स्तर जो है अलग अलग टाइप का है, अलग अलग उसमें है। तो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो परिवार होती है, पारिवारिक राजनीति होती है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है? गांव में आपस में राजनीति होती है। गांव के ऊपर जाएंगे तो तहसील स्तर पे राजनीति होती है। ठीक है, तहसील से जब जाएंगे ऊपर तो ज़िला स्तर पे होगी आपका। ठीक है, ज़िले से ऊपर जाएंगे तो मंडल स्तर की राजनीति होती है। मंडल के ऊपर जाएंगे तो राज्य स्तर की होती है। राज्य के ऊपर जाएंगे तो देश स्तर की राजनीति होती है। ठीक है, देश के बाद जाएंगे तो कॉन्टिनेंट स्तर की राजनीति होती है। ठीक है, और फिर पूरा वर्ल्ड में, ठीक, वर्ल्ड लेवल पे भी पॉलिटिक्स चलती है। यानी पॉलिटिक्स तो हर जगह है, लेकिन उसका लेवल अलग अलग है। ठीक, पॉलिटिक्स का लेवल अलग अलग है। जिस स्तर के लोग होंगे उस स्तर की पॉलिटिक्स करते हैं। छोटे लोग छोटी पॉलिटिक्स, बड़े लोग बड़ी पॉलिटिक्स। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर लेवल पर प्राइम मिनिस्टर लेवल की पॉलिटिक्स होगी। ठीक है, यानी नेशनल, इंटरनेशनल, हर तरीके की यानी पॉलिटिक्स तो होती है। ठीक है, तो पॉलिटिक्स, तो मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी भी है और राजनीतिक प्राणी भी है। मनुष्य को जो ऊपर वाले ने बनाया है तो उसको दो कैटेगरी दी है, एक समाज उसका बनाया है और राजनीति। क्योंकि इसके पास माइंड होता है, सोचने समझने की शक्ति होती है, इसलिए वो राजनीति करता है। राजनीति के साथ साथ एक चीज़ और भी करता है, वो होती है कूटनीति, डिप्लोमेसी। ठीक है, कूटनीति क्या होती है कि जैसे कहावत है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो ये क्या हुई? कूटनीति, डिप्लोमेसी। ठीक है, यानी हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी क्या है, हमारी आपस में स्टेट की डिप्लोमेसी क्या है। ठीक है, देशों की डिप्लोमेसी क्या है, आपस में हम किस तरीके से अपने संबंध बनाते हैं अपने पड़ोसियों के साथ,
डिप्लोमेटिक ये रिलेशंस कहलाते हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या है, मतलब हम उनकी ज़रूरतें, हमें ज़रूरत पड़े तो ऐसा हो कि उनसे सामान ले भी ले और कुछ वो भी ना हो, ठीक है। तो ये डिप्लोमेटिक तरीके से होता है। डिप्लोमेसी क्या होता है बाद में काफ़ी डिस्कस करेंगे। आज हम आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ाते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था क्या होती है, ठीक है। यानी राज्य व्यवस्था क्या होती है पहले ये बताते हैं, और वो हर देश की राज्य व्यवस्था एक ही जैसी होती है। राज्य व्यवस्था के जो आयाम हैं वो हम बताते हैं आपको राज्य व्यवस्था क्या है, ठीक है। तो राज्य व्यवस्था को अगर जो हम ब्रेक करें तो एक हो जाएगा राज्य और दूसरी होती है व्यवस्था। राज्य से मतलब है स्टेट, स्टेट से मतलब है देश, ठीक है। और व्यवस्था जो है कहलाता है सिस्टम, ठीक। तो अब पहले हम देखते हैं कि हमारा देश जो है वो कैसे बनेगा, तो उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या तत्व हैं, ये आपको बताते हैं। तो देश बनने के लिए 4 तत्व हैं इसके, ठीक है। 4 तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहली चीज़, जब कोई देश होगा या कोई स्टेट होगा तो उसका कोई एक भूभाग होगा, यानी लैंड होगी, ठीक है। तो सबसे पहले भूभाग होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो देश बनेगा। जब तक इसके पास लैंड नहीं है तो देश काहेगा, ठीक है। तो भूभाग होगा, जब भूभाग होगा तो वहाँ पर उसकी जनसंख्या होगी, ठीक है। पॉपुलेशन होगी, जनसंख्या होगी, ठीक। जनसंख्या होगी, उसके बाद वहाँ कोई गवर्नमेंट होगी, सरकार होगी, ठीक है। सरकार होगी तो सरकार को अपने डिसीजन लेने के लिए मतलब स्वतंत्र होना होगा, यानी संप्रभु सरकार होना चाहिए। संप्रभु यानी सोवरेन, सोवरेनिटी होना चाहिए, यानी उस सरकार को अपने डिसीजन खुद लेने की आज़ादी होना चाहिए, नहीं कि कोई किसी के अंडर में काम करे, डिसीजन लेना हो तो उससे पूछे या वो कहे मेरे बिना आप काम नहीं कर सकते। तो सोवरेन होना चाहिए, ठीक है। संप्रभु होना चाहिए, वो सरकार जो है संप्रभु होना चाहिए, संप्रभु सरकार होना चाहिए, यानी वो अपने डिसीजन खुद ले सके, यानी उसका सिक्का खुद चलता है उस देश में, अपना सिक्का चलता है, ठीक है, अपना सिक्का चले, ठीक। तो उसको हम कहेंगे सोवरेन कंट्री। तो किसी भी देश को, देश आज़ाद होने की जो कंडीशन है, सबसे पहले उसका भूभाग होना चाहिए, फिर वहाँ जनसंख्या होना चाहिए, फिर वहाँ की कोई गवर्नमेंट होगी जो वहाँ पर हुकूमत कर रही होगी। गवर्नमेंट तरह तरह की गवर्नमेंट होती है, कौन कौन से भी आपको बताएंगे, और संप्रभु होना चाहिए, ठीक है। वो देश जो है अपना डिसीजन यानी अपने निर्णय खुद ले, यानी निर्णय स्वयं ले, मतलब किसी के अंडर में नहीं काम कर रहा है, किसी के दबाव में नहीं है, ठीक है। तो स्वयं निर्णय ले, तो उसको कहते हैं संप्रभु देश, ठीक है। अब हम चूँकि इंडिया की भारतीय संविधान एवं भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भारत की राज्य व्यवस्था को हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले व्यवस्था समझ ले क्या होती है, ठीक है। तो व्यवस्था कई तरीके की होती है, ठीक। तो सबसे पहली जो व्यवस्था है जो किसी भी देश की होती है, तो एक तो आपका होता है राजतंत्र, राजतंत्र यानी मोनार्की, मोनार्की सिस्टम, ठीक है। राजतंत्र का मतलब मोनार्की सिस्टम, जहाँ पर राजा महाराजा राज कर रहे हों, ठीक है। जैसे आपका इंग्लैंड है, वहाँ पर आपकी महारानी मेन है, ठीक है, महारानी का राज चल रहा है। इंग्लैंड है या सऊदी अरब है तो वहाँ पर वहाँ के शाह वगैरह होते हैं, जो वहाँ के जो सुल्तान हैं वो लोग वहाँ का शासन करते हैं। तो वहाँ पर क्या है, राजतंत्र चला आ रहा है कि इनका लड़का बनेगा, इनका लड़का बनेगा, ठीक है। तो उनके ख़ानदानी लोग जो है शासन कर रहे हैं। दूसरा होता है द्वैध शासन, ठीक है, डायआर्की। द्वैध शासन का मतलब 2 लोग शासन करें एक साथ, किसी देश में 2 लोग शासन करें, दोहरी शासन प्रणाली हो तो उसको कहते हैं द्वैध शासन। एक तरीके देखा जाए इंडिया में भी द्वैध शासन ही समझिए, क्योंकि जो है स्टेट अलग शासन करता है अपना और केंद्र अपना अलग कर रहा है। बल्कि इंडिया में तो बहुत सी गवर्नमेंट है, ठीक है। जैसे इंडिया को देखा जाए तो 5-6 टाइप की गवर्नमेंट इंडिया में काम कर रही है। एक तो आपका केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, ठीक है, नगर पंचायत है, ठीक है, और नगर निगम है, ठीक, मतलब ग्राम पंचायत है और नगर पंचायत है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। तो कई टाइप की गवर्नमेंट अपने अपने काम कर रही है। बल्कि इंडिया में तो ये हाल है कि
अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग अधिकारी हैं, उनकी अपनी सरकारें चल रही हैं, वो अपने हिसाब से एक नियम कानून बनाते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से चलाते हैं। तो द्वैध शासन का मतलब होता है दो लोग एक साथ शासन करें। जैसे पहले चलता था तो नवाब और अंग्रेज़ लोग करते थे, जैसे नवाब, कुछ चीज़ें नवाबों के हाथ में, कुछ अंग्रेज़ों के हाथ में थी, ठीक है। तो दो तरीके का दो लोग शासन कर रहे थे, कुछ चीज़ें इनको ये इस पे राज करेंगे और कुछ चीज़ें ये देखेंगे, कुछ चीज़ें ये देखेंगे, जैसे कुछ चीज़ें अंग्रेज़ देखेंगे, कुछ नवाब देखेंगे, तो उसको कहते हैं द्वैध शासन, ठीक है। फिर होता है एक शासन होता है, वो कहलाता है कुलीन तंत्र, ठीक है, एरिस्टोक्रेटिक, यानी जो कारपोरेट लोगों के हाथ में शासन आ जाए तो उसको कहते हैं एरिस्टोक्रेटिक, जहाँ पर कारपोरेट लोग शासन करें, मतलब ऊंचे लोग, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं या कारपोरेट लोग हैं। जैसे इंडिया में है, कारपोरेट लोगों के हाथ में जा रहा है, ठीक है, अडानी अंबानी इनके हाथ में चला जाएगा, तो यहाँ जो हो जाएगा कुलीन तंत्र एक तरीके से स्थापित हो जाएगा, ठीक है। फिर एक होता है धर्म तंत्र, ठीक। धर्म तंत्र में जो आता है जहाँ पर धार्मिक लोगों का शासन चल रहा हो, जैसे वेटिकन सिटी है, ठीक है, वेटिकन सिटी ये एक देश है जहाँ पर पॉप लोग रहते हैं, जहाँ पर केवल जो है धार्मिक को मतलब धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, पॉप लोग रहते हैं। 1000 की जनसंख्या यहाँ लगभग है। वेटिकन सिटी एक देश है और ये रोम के उसमें आता है, रोम के पास में, यूरोपियन कंट्री है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, धर्म तंत्र, ठीक है, थियोक्रेसी इसको बोलते हैं, थियोक्रेसी, ठीक। फिर एक आता है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ठीक है। लोकतंत्र जैसे इंडिया में चल रहा है लोकतंत्र, ठीक है, लोगों का शासन, इंडिया है, यूएसए है, तो यहाँ पर क्या है, लोकतंत्र चल रहा है, डेमोक्रेसी चल रही है, लोगों का शासन, यानी जो सरकार बनेगी वह जनता के द्वारा चुनी जाएगी, यानी जनता सरकार बनाएगी, उसको कहते हैं लोकतंत्र, ठीक है। और एक शासन, एक व्यवस्था होती है जिसको हम कहते हैं तानाशाही व्यवस्था, तानाशाह यानी डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप, ठीक है। जो तानाशाही जहाँ पर चल रही होती है, वहाँ पर तानाशाही व्यवस्था होती है, उस देश को मतलब डिक्टेटर कंट्री, मतलब डिक्टेटरशिप चल रही है वहाँ पर। जैसे आपका जो है नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया जो है, किम जोंग जो है, वो वहाँ पर एक तरीके से तानाशाही दिखा रहे हैं। जैसे पहले हिटलर था जर्मनी में, उसका शासन चल रहा था, तो तानाशाही भी चल रही है। और प्लेटो ने कहा है कि जो है, कहीं ना कहीं प्लेटो ने कहा है लोकतंत्र जो है वो तानाशाही की ओर जाता है, ठीक है। ये प्लेटो का कथन है कि डेमोक्रेसी जो है वो डिक्टेटरशिप की ओर चली जाती है, और वहीं आजकल चल रहा है, हिंदुस्तान में भी डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहे हैं, लोकतंत्र जो है डिक्टेटरशिप की ओर जा रही है, ठीक है। तो ये व्यवस्थाएं हैं अलग अलग। अब हमारे देश में जो इस समय व्यवस्था चल रही है वो लोकतंत्र, बल्कि देखा जाए तो लोकतंत्र के साथ साथ जो है डिक्टेटरशिप भी चल रही है और कुलीन तंत्र भी चल रहा है यहाँ, ठीक है, यानी एरिस्टोक्रेटिक, यानी अंबानी अडानी के हाथ में जा रही है, ठीक है, अंबानी अडानी इनके हिसाब से गवर्नमेंट चल रही है, देखा जाए तो, ठीक है, छिपे हुए रूप में इनके हिसाब से चल रही है। तो ये कहलाता है सिस्टम, ठीक। जो किसी भी देश का जो सिस्टम है वहाँ की सरकार को चलाने का, तो इतने तरीक़ों से चलती है, ठीक। अब हम आ जाए अपने स्टेट पे, राज्य पे, गवर्नमेंट पे। तो जो हमारी गवर्नमेंट है यहाँ पर, जो डेमोक्रेसी चल रही है, तो उस गवर्नमेंट में क्या है कि किस तरीके से चल रही है वो आपको बताते हैं कि भारत में जो सरकार है वो किस तरीके से चल रही है। जो भारत की डेमोक्रेसी है, यानी जो भारत का लोकतंत्र है, अच्छा, जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उसमें क्या है, यानी जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसमें 3 पिलर हैं इसके, ठीक है, यानी लोगों के द्वारा चुनी गई है, ठीक है। जैसे लोकतंत्र में क्या कहा गया है, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपल
और बाय द पीपल। ठीक है, ये अब्राहम लिंकन का कथन है। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था, लोकतंत्र के जो डिफाइन किया था उन्होंने, ऑफ द पीपल लोगों का शासन, फॉर द पीपल लोगों के लिए, बाय द पीपल लोगों के द्वारा। ठीक है, यानी जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा, ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। ये इसकी लोकतंत्र की डेफिनेशन है। एक तरीके से देखा जाए तो लोकतंत्र क्या होता है, यानी डेमोक्रेसी क्या होती है, वो होती है। इसीलिए जो अमेरिका का संविधान है, उसका जो प्रियम्बल है, उसमें फर्स्ट लाइन यही लिखी है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, और वहीं से इंडिया में भी लिया गया है। प्रियम्बल में जो पहली लाइन जो है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वहाँ पर हम अमेरिका के लोग। ठीक है, तो लोग से स्टार्ट किया उन्होंने अपना प्रियम्बल। ठीक है, वहीं हमने भी स्टार्ट किया। हालांकि आगे डिटेल में बताएंगे प्रियम्बल क्या है, कैसे उसमें है। तो पहले आप गवर्नमेंट को समझिए। तो गवर्नमेंट के क्या है, 3 पिलर हैं। अगर जो देखा जाए डेमोक्रेसी, उसके 3 पिलर है। पहला है आपका, अब क्या हुआ, लोग जो बने, जो लोग हैं उनके द्वारा कोई सरकार बनाई गई। ठीक है, लोगों में से ही बनाई गई। ठीक है, जैसे लोग हैं तो उस भारत में क्या है, जो पीपल है, जो पब्लिक है, आम जनता जिसको कहे जाएंगे, वो 2 तरीके से अपना नुमाइंदा चुनती है, अपना जो है लीडर चुनती है। ठीक है, एक तो डायरेक्ट चुनती है और एक चुनती है इनडायरेक्ट। ठीक, जो डायरेक्ट चुना जाता है वो लोकसभा में जाता है, और जो इनडायरेक्ट चुनती है वो राज्यसभा में जाता है। अब लोकसभा राज्यसभा क्या होती है बाद में बता देंगे आपको। लोकसभा में जाता है और राज्यसभा में जाता है, दोनों कहलाते एमपी ही हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्योंकि पार्लियामेंट जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो 3 लोगों से मिलकर बनी है। स्विच ऑन कर देना, उठा दो, उठा दो। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। ठीक है, एमसीबी उठा देना। ठीक है, तो हाँ, तो वहाँ पर हम आते हैं कि गवर्नमेंट क्या है भाई। ठीक है, जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या है, तो जब जनता जिसको चुनेगी, चुन के जो मेंबर्स जाएंगे, उस मेंबर्स के बाद फिर सरकार जब बन जाएगी तो उसकी एक कैबिनेट होगी। उस कैबिनेट का काम होगा कि नियम कानून बनाना। ठीक है, तो जो नियम कानून बनाती है, जो सभा है जो नियम कानून बनाएगी, उसको हम कहते हैं विधायिका। विधायिका का मतलब होता है लेजिस्लेचर। ये कानून बनाती है, इसका काम है कानून बनाना। ठीक, कानून बना दिया, उसके बाद उसको कानून को लागू करना है, उसको जो है कानून को इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए दूसरी जो है, दूसरा पिलर है, मान लीजिए इसके 3 पिलर हैं, तो विधायिका पहला पिलर हो गया, दूसरा हो गया आपका कार्यपालिका। कार्यपालिका, ठीक है, एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका का काम जो है वो इसको एग्जीक्यूट करना है, इसको लागू करना है। जो कानून विधायिका ने बनाया उसको लागू करना इसका काम है कार्यपालिका का। ठीक है, अब विधायिका में तो मंत्री वगैरह सब होंगे, इसके जो होंगे मेंबर्स। ठीक है, कार्यपालिका में भी रहते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो भी आ जाते हैं। ठीक है, वो क्या काम, वो कानून को लागू करवाते हैं, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, वो भी जुड़े रहते हैं इससे, कार्यपालिका। और उसके बाद फिर क्या होता है कि कानून हमारा सही बना है कि नहीं बना है, ये शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है, इसकी स्पष्टता क्या है। ठीक है, तो उसका निर्धारण जो करती है वो कहलाती है न्यायपालिका। ठीक है, जुडिशियरी। ठीक, न्यायपालिका का काम है जो विधायिका या जो कानून बनाएगी वो कानून सही बना है कि नहीं बना है, क्या उसका है, जो कमी बेसी है, कोई भी अपील करेगा तो न्यायपालिका में जाएगी। यानी जुडिशियरी जो है वो देखती है कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, तो न्यायपालिका। तो 3 पिलर जो हो गए हमारे डेमोक्रेसी के, वो हो गए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी जो गवर्नमेंट इंडिया में चल रही है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसमें 3 चीज़ें हैं, 3 पिलर है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, एक चौथा पिलर भी है जिसको हम कहते हैं प्रेस। अब इसको नाम जो दिया है वो मीडिया ने दिया है। ठीक है, मीडिया ने इसको नाम दिया है, चौथे स्तंभ को, इसको बोलते हैं चौथा स्तंभ। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ। प्रेस
मीडिया, ये जो चौथा स्तंभ है इसका काम ये था कि ये तीनों का जो कुछ गड़बड़ करे, यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कुछ भी गड़बड़ करे तो हम सबके सामने इनका काला चिट्ठा लाएंगे, सामने दिखाएंगे कि ये क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो प्रेस का ये काम था, ठीक है, यानी मीडिया का ये काम था, जो चौथा स्तंभ है कि कुछ भी गड़बड़ी हो ये हम सामने लाएंगे। तो ये पूरी तरह से स्वतंत्र हो है मीडिया, लेकिन इस समय ये पूरी तरह से जकड़ ली गई है, ठीक है। इसका काम, ये जो चौथा खंभा बोला जाता है, ये केवल जो है सूसू करने के लिए रह गया है, वरना ये खंभा तो बेकार हो गया है, ठीक है। इस वक्त तो इसका काम बिल्कुल ही बेकार है, ठीक है। तो मीडिया जो है, जिसका काम, इसका जो असली काम था वो इन सब की जो है काले चिट्ठे को सामने लाना, ठीक है। कुछ भी गड़बड़ी हो रही है, क्या हो रहा है, उसको जनता के सामने लाना। जनता के लोग थे ये मीडिया में, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं गुलाम हो गए हैं। एक तरीके से देखा जाए ये सब सरकार के गुलाम हो गए, मीडिया स्वतंत्र नहीं रह गई, अब डरते हैं बोलने से, कहने से किसी बात को। तो इसलिए जो है ये केवल सूसू करने के लिए स्तंभ रह गया है, तो इसको मानिए ही ना। छोटे छोटे जो सोशल मीडिया वाले वो अच्छा काम कर रहे हैं, अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। कुछ जो पत्रकार हैं या जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं वो निडर होकर के अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो कहीं ना कहीं वो गुलामी के उसमें जकड़ लिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है गवर्नमेंट जो है इंडिया में इस तरीके से चलती है, जो गवर्नमेंट है यहाँ पर। तो जो गवर्नमेंट का हिस्सा वो ये है, ठीक है। अब चलते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, ठीक। तो डेमोक्रेसी क्या होती है इसको बताते हैं थोड़ा सा आगे चल के, कि हमारा जो चल रहा है जो राज्य व्यवस्था है, तो संविधान क्या है वहाँ तक पहुँचते हैं हम। तो चूँकि जब हमको सरकार चलानी है तो कुछ ना कुछ नियम कानून होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। उसी हिसाब से चलेगी कोई गवर्नमेंट, जब भी चलेगी कहीं की हो तो वहाँ पर कोई नियम कानून होते हैं। जैसे राजतंत्र है उनके भी अपने नियम कानून होते हैं, इसी तरीके से हमारे जो सरकार चलाने के जो नियम कानून हैं, तो जो गवर्नमेंट के लॉज हैं, कह लीजिए, जो नियम कानून है उसको करने के लिए एक किताब बनाई गई, मतलब एक खाका तैयार किया गया कि हमारे नियम कानून इस हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। तो जो नियम कानून बने उसी को हम कहते हैं संविधान, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हमारा, जो बनाया गया, जिसको हम कह लेंगे कि ये जितने भी नियम कानून हैं हिंदुस्तान में, जितनी भी धाराएं हैं, जितने भी हैं, वो इसी से उत्पन्न है। यानी बेसिक कानून का जो बेस है वो संविधान है हमारा, ठीक है। जैसे आपके और भी नियम है, जो क्रिमिनल नियम है, जैसे आईपीसी है, ठीक है, सीपीसी है, इंडियन पेनल कोड है, ठीक है, और सीपीसी है, या और भी बहुत से नियम कानून हैं जो अलग अलग जगहों पर होते हैं, मतलब पुलिस विभाग में है या कोर्ट में है, वो सब इसी से ही उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। यानी ये सबका बाप है, एक तरीके से देखा जाए संविधान जो है ये नियम कानूनों का बाप है, बेस है एकदम, इसी से बनेगा। तो हमारा जो संविधान बना और जो संविधान बनाया गया, तो कि मतलब किस तरीके से इस देश को चलाना है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद फिर हमारा संविधान जो बन के तैयार हो, मतलब इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अब हम संविधान के बारे में तो बाद में पढ़ाएंगे, पूरा सा बताएंगे, लेकिन एक हल्का सा खाका आपको बता देते हैं संविधान के बारे में, कि संविधान बनाने के पीछे कैसे बना, क्या उसका था मकसद। तो जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद क्या हुआ उससे पीछे कैसे चलते हैं, 1946 की बात है, जब कैबिनेट मिशन भारत आया, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इतना ज़्यादा वो हो गया था कि अब ये हो गया कि इस भारत देश को आज़ाद किया जाए, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन आया, इसमें 3 लोग थे इसके मेंबर, ठीक है, क्रिप्स थे और पैथिक लॉरेंस थे और अलेक्जेंडर थे, पीसी अलेक्जेंडर, 3 लोग थे इसमें। पैथिक लॉरेंस जो थे इसके जो चेयरमैन थे। तो ये रखा गया कि भाई ठीक है, हम इस देश को आज़ाद करते हैं और आपका मतलब कैसे चलाएंगे आप अपना देश। तो पूछा गया कि कैसे चलाएंगे, आपका कोई संविधान तो है नहीं, कोई संविधान बनाइए भाई अपना, कैसे चलाएंगे इस देश को, क्या नियम कानून क्या होगा। चलो भाई ठीक है, आज़ाद कर देते हैं, लेकिन आप नियम कानून, तो भाई ये हुआ कि भाई कैसे बनाया जाए। तो इसमें जो है बनाने के लिए एक संविधान सभा बनी, संविधान सभा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोली जाती है। संविधान सभा बनाएगी कि भाई हम अपना
एक संविधान बनाएंगे तो इसके लिए एक सभा बनाई गई, और इस सभा में ये हुआ कि इसके मेंबर्स कहाँ से आए, ठीक। तो इसमें 389 मेंबर थे, 389 मेंबर थे जो पूरे इंडिया में, उस समय इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक ही था, ठीक है। और अभी विभाजन तो हुआ नहीं था, तो 389 मेंबर्स का चुनाव हुआ अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगहों पर जो कंस्टिट्यूएंसी होती है, जो लोकसभा क्षेत्र होता है, उस तरीके से मान लीजिए कंस्टिट्यूएंसी होती है। सब कहीं से जनता, मतलब ये वो जनता संविधान बनाएगी पूरा, तो जनता का नुमाइंदा चुना गया और चुन करके संविधान सभा में भेजा गया। तो उस समय जो चुन के आए थे 389 मेंबर थे जब 1946 में संविधान बनने की बात हुई, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसमें जिन्ना जो थे मुस्लिम लीग के जिन्ना, उन्होंने मतलब अपने देश की जो है अलग आज़ादी की बात करने लगे कि भाई हमको अलग चाहिए देश, और काफ़ी मनमुटाव होने लगा। तो वो हिस्ट्री हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। तो ये हुआ कि भाई हमको अलग कर दो हमारा हिस्सा, अंग्रेज़ों से बात की कि भाई हमको अलग कर दीजिए, चल ही रही थी बात। तो भाई जब नहीं माने तो फिर उनका अलग हुआ, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ, और 15 अगस्त को 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ, एक दिन के बाद, एक दिन पहले पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान बनने की बात आई तो जिन्ना से पूछा अंग्रेज़ों ने कि ये बताइए, आप देश तो अलग कर रहे हैं लेकिन आपका संविधान क्या होगा, मतलब आपका कोई संविधान है, कैसे चलाएंगे। तो इन्होंने कहा कि हमारा जो संविधान है वो इस्लामिक रूल पे चलेगा, ठीक है, इस्लामिक कानून पे चलेगा। अब इस्लामिक रूल क्या है, वो इस्लाम की जो किताब है कुरान, कुरान जो है वो इस्लाम की किताब है, वो इंसानियत की एक किताब है, मतलब राह इंसानियत कह लीजिए, इंसानियत मतलब इंसान को राह दिखाने के लिए किताब है। तो उसमें लाज ही हैं, सारे नियम ही हैं उसमें कि ऐसे चलना है, ऐसे करना है, ये रहना है, इस तरीके से आपको नियम फॉलो करने हैं। तो वो नियम की ही किताब है इंसानियत के लिए कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो लाज है। तो इन्होंने कहा कि जिन्ना लोगों ने, इनकी टीम ने, कि भाई हमारा तो संविधान पहले से तैयार है, कुरान, एक हफ्ते में उन्होंने डिसीजन ले लिया कि हम कुरान के उस पर फॉलो करेंगे, यानी इस्लामिक रूल को फॉलो करेंगे। तो इनका तो बन गया भाई, जल्दी से आज़ाद हो गया। लेकिन भारत का जो था, अब चूँकि इंडिया में बहुत से लोग थे, बहुत तरीके के लोग हैं, यहाँ पर बहुत सी कम्युनिटी है, तरह तरह की भाषाएँ हैं, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के धर्म हैं। तो इन्होंने कहा भाई हम इतनी जल्दी तो नहीं बना सकते, अभी हमको तो टाइम लगेगा। तो बोले ठीक है, बनाइए भाई अपना संविधान। तो इन्होंने, जब भारत की बात आई तो इन्होंने संविधान सभा जब बनी थी तो 9 दिसंबर 1946 को बनी थी, ठीक है। और जब ये सभा बनी थी तो इस समय जो इसके जो अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और चूँकि ये बुज़ुर्ग थे, बहुत ज़्यादा सारे लोगों में सबसे बुज़ुर्ग थे, तो बुज़ुर्ग होने के नाते काफ़ी एजेड थे ये, तो इनको सम्मान देने के लिए इनको अध्यक्ष बना दिया गया, वो भी अस्थायी रूप से, ठीक है। और उसके बाद 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को फिर जब बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद बन गए। फिर इसमें बहुत से मेंबर्स थे, और भी थे, जैसे B.R. अम्बेडकर भी थे, इसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद भी थे, मेन में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, ठीक है। तो कई लोग, मेन अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जो थे बिहार के रहने वाले थे, इनको बिहार का गांधी भी बोलते हैं, ठीक है। फिर 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने इसका मतलब जो एक तरीके से प्रारूप जो था वो प्रस्तावना टाइप की वो लिखी इसकी, मतलब जो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो संविधान जो सभा थी उसने इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक कानून के बहुत बड़े कानूनविद थे, उनको तैयार किया कि जो है आपको इसका ड्राफ्ट बनाना है, ठीक है। अभी अम्बेडकर ने नहीं बनाया, ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, मतलब खाका, यानी संविधान जो बनेगा उसका खाका कैसे तैयार होगा। तो इसके लिए एक थे कानूनविद, बहुत बड़े कानूनविद थे, B.N. राव, इन्होंने इसका ड्राफ्ट तैयार किया, ठीक है। B.N. राव ने, यानी संविधान जो हमारा है इसका ड्राफ्ट जो था, इसका खाका, रफ आइडिया, ये B.N. राव ने ही दिया है, ठीक है।
इसलिए जो संविधान बन के तैयार हो गया, तो अम्बेडकर चूँकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे अम्बेडकर, वो तो बाद में बने थे, लेकिन खाका इन्होंने दिया था तैयार करके, इस पे काम करना है आपको, ठीक है। जैसे इंजीनियर होता है वो अपना नक्शा बना के दे देता है, उसके बाद जो मिस्त्री होते हैं राजमिस्त्री, वो उस पर काम करते हैं, ठीक है। तो मेन तो जो इंजीनियर जिसने खाका तैयार किया वही हुआ ना उसका बनाने वाला, तो इन्होंने तैयार किया था ड्राफ्ट। और जो अम्बेडकर थे, जब संविधान बना तो अम्बेडकर को भाई बहुत वाहवाही मिली कि आपने बहुत अच्छा संविधान बनाया है वो, तो उन्होंने खुद ही कहा अम्बेडकर ने कि इसमें मेरा रोल कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। BN राव ना हमको खाका देते तो हम बना भी ना पाते कैसे बनाना है, मेन तो ड्राफ्ट उन्होंने ही बना के दिया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रोल था इनका भारतीय संविधान बनाने में, ठीक है। अब क्या हुआ, बीच में जब संविधान बनना शुरू हुआ 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट हुआ और 47 में पाकिस्तान अलग हो गया, तो इसमें जो मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और आपको बता दें, इसमें जो BR अम्बेडकर थे, इनको इसमें लिया गया था 389 में, और ये चुनाव लड़े थे बॉम्बे से, लेकिन ये हार गए, ठीक है, हार गए। लेकिन ये इतने टैलेंटेड थे BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, कि जो लोग थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, वो कहने लगे बिना अम्बेडकर के तो संविधान बनना ही नहीं है, इनको तो लेना ही लेना। फिर ये बंगाल से चुनाव लड़े और मुस्लिम लीग की तरफ से चुनाव लड़े, ठीक है। मुस्लिम लीग ने इनको अपनी पार्टी से टिकट दिया और वहाँ से जीते, और जीतने के बाद फिर असेंबली में आ गए, ठीक है, यानी संविधान सभा में ये आ गए, ठीक। अब 1947 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान अलग करा लिया, ठीक है। तो 389 जो मेंबर थे, इसमें से मुस्लिम लीग के 90 मेंबर जो थे वो तो पाकिस्तान चला गया। जो बंगाल था इलाका, वो जो इस समय बांग्लादेश है, ये पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है। और पाकिस्तान अलग हो गया तो 90 जो सीटें थी, यानी संविधान सभा की जो 90 सीटें थी, यानी लोकसभा की 90 सीटें जो थी वो पाकिस्तान में चली गई। अब जो बची आपकी 299 सीटें, 299 सीटें। अब BR अम्बेडकर का तो इलाका जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान में चला गया, ये फिर किनारे लग गए, ठीक है। अब फिर इस असेंबली से बाहर हो गए। तो ये हुआ कि इनके लिए फिर से एक बार सीटें खाली करी गई इंडिया के जो इलाके में थी, और वहाँ से इनको चुनाव लड़ा। बोले इनका आना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बिना इनके संविधान अधूरा है, ठीक है। बल्कि इनको संविधान की ज़रूरत नहीं, संविधान भारत को इनकी ज़रूरत है, अम्बेडकर को, इसलिए इनको जितवाया गया और सीट खाली करके फिर इनको चुनाव लड़के और वहाँ से फिर इसमें आ गए। तो अब क्या हुआ, 299 मेंबर रह गए, ठीक। उन्होंने इस संविधान पे काम किया बनाने पे, और उसका जो चेयरमैन थे, प्रारूप समिति बनी संविधान बनाने के लिए, एक समिति बनी प्रारूप समिति। अच्छा, संविधान जो हमारा बना, इसमें जो थी प्रारूप समिति, इसमें 7 मेंबर थे, ठीक है। इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर प्लस 6 लोग और थे, ठीक है। 7 मेंबर की कमेटी थी। अच्छा, BN राव ने खाका तैयार करके दे दिया था। अच्छा, इस संविधान और जो इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक जो संविधान है, मतलब जो कुरान है जो पाकिस्तान ने अपनाया, उसमें काफ़ी सिमिलरिटी है। यानी अगर जो देखा जाए तो वैसे तो हमको पता नहीं, लेकिन हम अपनी समझ से बता रहे हैं कि जो संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था, यानी BN राव, इन्होंने कहीं ना कहीं प्रारूप तैयार करने से पहले कुरान का जो है स्टडी ज़रूर की थी, ठीक है। अब देखिए सिमिलरिटी क्या है, कुरान और भारतीय संविधान में बिल्कुल सिमिलरिटी है। एक तरीके से देखा जाए, जो इस्लामिक रूल है, इस्लामिक संविधान है, और जो भारत का संविधान है उसमें काफ़ी सिमिलरिटी है, ठीक है। पहली चीज़, प्रारूप समिति जो थी इसमें 7 मेंबर थे, और कुरान को जब लिखा गया था इसमें भी 7 मेंबर थे, ठीक है। कुरान को जो लिखा था, हालांकि कुरान का जो कंपाइलेशन हुआ था वो पहले जो खलीफा थे अबू बकर, इनको जाता है, ठीक है। कंपाइलेशन का काम इनको दिया गया था, अबू बकर ने किया था, पहले जो खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, ठीक है। उसके बाद जो था, इसको जो लिखा था कुरान को जो मतलब हाथ से लिखा गया था, चूँकि अलग अलग जगहों पर थी। कुरान जो थी ये जब नाजिल हुई थी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मतलब मोहम्मद साहब पे नाजिल हुई और ओरली आई थी, ठीक है। तो अल्लाह की तरफ से, और जो टीचर थे वो उनके जो फरिश्ते थे, अल्लाह के जो प्यारे फरिश्ते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो उनके द्वारा मोहम्मद साहब पर आई,
तो मोहम्मद साहब के दिल में पूरी उतर गई कुरान उनके, तो फिर वो बोलते थे, उसके बाद जो थे लोग लिखते थे, उनके सहाबी कहलाते थे। ठीक है, फिर जब कंपाइलेशन हुआ, जब सबको याद थी कुरान, लेकिन ये हुआ कि ख़त्म हो जाएगी, सब ख़त्म हो जाएंगे तो कुरान भी कैसे रहेगी, तो उसके लिए फिर कंपाइलेशन किया गया। तो कंपाइलेशन में जो था, अबू बकर ने उस समय के जो सबसे टैलेंटेड पर्सन थे, एक ज़ैद बिन साबित, इनको दिया कंपाइलेशन का काम। ये बहुत जीनियस पर्सन थे और ये 22-23 साल की उम्र थी इनकी करीब उस समय। ठीक है, कि भाई आप इसको लिखेंगे, तो इनका बहुत मुश्किल काम है ये, तो बातें बाद में बता देंगे हम आपको। तो इनकी भी टीम में +6 लोग और थे। ठीक, यानी 7 मेंबर थे इसमें लिखने में, और इसमें भी 7 ही मेंबर थे। ठीक, अब सिमिलैरिटी आप देखिए दोनों की क्या है, संविधान की और कुरान की। जो भारतीय संविधान है वो कहीं ना कहीं BN राव कुरान से प्रभावित थे। ठीक है, और उसी के आधार पे इन्होंने खाका तैयार किया। इनको ड्राफ्ट कहाँ से मिला, यहाँ से। ठीक है, अब कुरान में क्या था, जब कुरान बनी तो उसमें आयतें आई। ठीक है, कुरान में क्या है, आयत है प्लस उसकी जो सूरत है, सूरह बोली जाती है। ठीक है, या सूरत कह लीजिए, और उसके बाद फिर उसमें है पारा। जो कुरान की जो बुक है उसमें पूरा जो कंपाइलेशन किया गया है, यानी पारा है, सूरत है और आयत है। ठीक है, और पारा जो है कुरान में वो 30 है। ठीक, सूरह जो है वो 114 है, और आयत जो है वो 6322 के आसपास है लगभग। ठीक है, 6322। अगर जो देखा जाए तो संविधान, जो भारतीय संविधान है वो भी सिमिलर इसी तरीके से है। ठीक है, पारे को क्या कहा गया है यहाँ पर, भाग। कुरान जब बनी तो उसमें 22 भाग है। ठीक है, इस समय क्या है, 25 हैं, लेकिन गिनती के हिसाब से 22 ही हैं। 25 जो हैं वो उसके पार्ट हो गए हैं। ठीक है, 4 पार्ट बाद में जुड़े हैं। ठीक, तो 22 4 26, लेकिन एक 7वां जो भाग है वो मतलब रिपील्ड कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, निरसित है, तो इसलिए एक हटा दीजिए 26 में से, तो 25 भाग है। ठीक है, भाग के बाद जो इसमें जो सूरत है, जो सूरह बोली जाती है 114, वो है चैप्टर, इसको कहते हैं चैप्टर। तो भाग के अंदर अध्याय है, जो संविधान है उसमें अध्याय है। ठीक, फिर आयत जो है वो है हमारे संविधान में आर्टिकल, वो एक एक पॉइंट के हैं आर्टिकल, वो 395 है। ठीक, तो एक तरीके से दोनों में सिमिलैरिटी है। ठीक है, आयत का मतलब है सेंटेंस, और आर्टिकल भी एक सेंटेंस ही है। ठीक है, एक नियम कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, तो एक पॉइंट लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सिमिलर है, इसमें दोनों में सिमिलैरिटी है। यानी कहीं ना, कुरान तो बहुत पहले नाजिल हो गई थी, संविधान अभी बना है, और कुरान जो है 1400 साल पहले मोहम्मद साहब पे नाजिल हुई थी। ठीक है, और संविधान ये अभी बना है, बिल्कुल भारत का, ज़्यादा पुराना ही नहीं। तो कहीं ना कहीं BN राव को जो ड्राफ्ट मिला है वो कुरान से मिला है। ठीक है, इन्होंने ज़रूर कुरान की स्टडी की होगी, तो खाका तैयार करने में इनको आसानी हो गई, अब रखा गया वो। ठीक, उसके बाद जब अम्बेडकर को दिया इन्होंने ड्राफ्ट तैयार करके कि इस तरीके से बनाना है तुमको, ठीक है, तब इन्होंने कहा, इनकी टीम बनी, फिर यह हुआ कि सारी दुनिया के जो है संविधान ला के रखो, पहले हम स्टडी करेंगे, क्योंकि पढ़ते बहुत थे किताबें, पढ़ाई में तो बिल्कुल कीड़ा थे एकदम। ठीक है, तो इनके सामने 60 देशों के संविधान का इन्होंने अध्ययन किया, काफ़ी गहन अध्ययन हुआ। उसके बाद से, अच्छा, उससे पहले जो सरकार चला रही थी, जो अंग्रेज़ों की सरकार चल रही थी, उसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 भी एक था, भारत सरकार अधिनियम बना था, तो उसको भी स्टडी किया गया। ठीक है, वो तो पहले चल ही आ रहा था उसी आधार पे। तो करीब करीब 70% भाग जो है वो 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 की बातें रखी गई, इसमें जो पॉइंट्स थे, जो लॉस थे वो रखे गए, और बाकी 30% और देशों के जो है संविधान से लिया गया। और किस किस देश से क्या क्या लिया है आगे डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, और लगभग 14-15 देशों से चीज़ें ली गई अलग अलग। फिर हमारा वो पॉइंट्स डाले गए कि मतलब ये होना चाहिए, ये अच्छी चीज़ इसकी, जैसे अमेरिका की है अच्छी चीज़, या इंग्लैंड की अच्छी चीज़ है, आयरलैंड की है, स्विट्ज़रलैंड की है, जर्मनी की है, फ्रांस की है, जापान की है। तो अलग अलग कंट्रीज़ से अलग अलग चीज़ें ली गई, और ले करके पूरा संविधान तैयार हुआ। और तैयार होने के बाद 26 नवंबर 1949 को पूरा तैयार हो गया। ठीक है, और बल्कि 2 दिन पहले जो है, अच्छा ये तैयार हो गया, और उसके बाद जो था 2 दिन पहले इस पर साइन हो गए, और जब सिग्नेचर होने की बारी आई
तो इसमें 299 मेंबर्स थे जो संविधान सभा के थे, लेकिन साइन 200 लास्ट डे में जो साइन हुआ था, यानी 2 दिन पहले 24 तारीख को 284 लोगों ने साइन किया। ठीक है, और काफ़ी संशोधन होकर के, बहस होकर के, अच्छा कुरान में भी जो आयतें लिखी गई थी इसमें काफ़ी मतलब गवाही ली जाती थी कि मतलब ये ठीक है आयत कि नहीं ठीक है, मतलब क्या है। तो 14 लोगों की गवाही के बाद एक आयत मानी जाती, मतलब लिखी जाती थी, जो उसका प्रूफ दिया जाता था। इसी इसमें भी इस सब लोगों की राय भी ली जाती थी, आम पब्लिक भी होती थी, मीडिया भी उसमें होती थी कि ये रखा जाए कि ना रखा जाए, इस तरीके से डिस्कस होता था। वो सब डिस्कशन के बाद ये तैयार हो गया। और चूँकि हमारी अंदरूनी आज़ादी जो हम मनाते थे, यानी 1930 से लाहौर अधिवेशन से, उसके बाद से, तो हमारा जो है 26 जनवरी को हम एक आंतरिक आज़ादी मनाते थे। ये हम बाद में डिटेल में पढ़ा देंगे। तो अगला जो 26 जनवरी आई थी, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया। ठीक है, तो संविधान की थोड़ी सी हमने आपको रूपरेखा बताई है, लेकिन इसका डिटेल अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संविधान, भारत का संविधान कैसे बना, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका बेस क्या है, फिर संविधान निर्माताओं ने जो इसमें चीज़ें रखी वो क्यों रखी ये सब चीज़ें। ठीक है, और किस तरीके से हम पढ़े कि हमको समझ में आए। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाते हैं। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू।